आज की वीडियो में हम देखेंगे नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति जी के बारे में, जिन्होंने भारत का सबसे दिग्गज इंफोसिस की स्थापना की। यही नहीं, कैसे इनकी बेटी अक्षता मूर्ति जी ने इंग्लैंड के क्वीन को पीछे कर दिया अमीरों में, और कैसे नारायण मूर्ति जी का दामाद आज इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। ये वीडियो दिलचस्प होने वाली है, बने रहिए। Let me tell you a story about a young woman almost a lifetime ago. Rishi Sunak has put his family story front and centre of his campaign to be the next Conservative leader. My documented evidence of how he believed that the white Protestants were top of the pyramid in the human race. In 1993, Mr Sunak won a place at Winchester College, one of the poshest public schools in the country. Very rich. Her father founded the Indian tech giant Infosys, and she owned shares worth nearly £700 million. Last year, she received dividends on those shares of 11.6 million. 05 Sunak 137 Truss 11. नारायण मूर्ति जी ने कैसे पूरे आईटी इंडस्ट्री को बदल दिया। ही इज द फादर ऑफ आईटी सेक्टर। नारायण मूर्ति जी का जन्म कर्नाटक के एक छोटी सी सिदलगट्टा गांव में हुआ। आप इस फोटो में देख सकते हैं नारायण मूर्ति जी का घर। इनके पिता स्कूल के हेडमास्टर थे। इनके 8 बच्चे, जिसमें नारायण मूर्ति 5वां बेटा, जिन्होंने आगे जाकर भारत का सबसे दिग्गज इंफोसिस की स्थापना की। नारायण मूर्ति जी के एजुकेशन की तरफ देखेंगे तो 10th स्टैंडर्ड में आउट ऑफ 600 मार्क्स में 498 मार्क्स लेकर पूरे स्टेट में 4th रैंक हासिल किया, और 12th स्टैंडर्ड में फिर एक बार नारायण मूर्ति जी पूरे स्टेट में 3rd रैंक हासिल किया। इसके बाद नारायण मूर्ति जी ने आईआईटी में 11th रैंक हासिल किया पूरे देश में, और पैसा ना होने के कारण नारायण मूर्ति जी ने मैसूर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। यहाँ भी पूरे यूनिवर्सिटी में 2nd रैंक हासिल किया। एक तरफ नारायण मूर्ति स्टेट में 1st रैंक ले रहे थे, दूसरी नॉर्थ कर्नाटक के एक छोटी सी गांव शिग्गांव में रामचंद्र और विमला कुलकर्णी दंपति से 19 अगस्त 1950 को सुधा कुलकर्णी जी का जन्म होता है। सुधा कुलकर्णी आगे जाकर मोस्ट लवेबल आईटी दिग्गज नारायण मूर्ति जी की धर्मपत्नी बनी। आप इस फोटो में देख सकते हैं सुधा कुलकर्णी जी का घर कैसे दिखता था उस समय कर्नाटक का एक छोटी सी गांव शिग्गांव में। एक सिंपल सी दिखने वाली सुधा कुलकर्णी जी का एजुकेशन बैकग्राउंड देखेंगे, एक हैरान कर देती है, क्योंकि 1960-17 के दौरान कुछ ही लड़कियां प्राइमरी एजुकेशन कर पाते। इस समय हायर एजुकेशन करना इम्पॉसिबल था। इसके बावजूद सुधा जी ने अपनी 10th स्टैंडर्ड पूरे कर्नाटक स्टेट में 1st रैंक हासिल किया। बाद में 12th स्टैंडर्ड फिर एक बार पूरे स्टेट में 1st रैंक हासिल किया। बाद में 1972 बोम्मरेड्डी इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया। यहाँ 150 लड़कों में अकेली सुधा कुलकर्णी जी ने पूरे यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके बाद देश का प्रसिद्ध इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में एमटेक किया, यहाँ भी गोल्ड मेडल हासिल किया। अब आप कंपेयर कर सकते हैं देश के बेस्ट कपल के रिजल्ट एक दूसरे से। एक तरफ नारायण मूर्ति जी के स्टेट रैंकिंग और दूसरी तरफ सुधा मूर्ति जी के स्टेट रैंकिंग आप देख सकते हो। आप सुधा मूर्ति जी के पुराने फोटो देखेंगे, सुधा मूर्ति जी एक ही सफेद साड़ी पहनकर आया करती थी। तो सुधा मूर्ति जी को प्रोफेसर जी ने पूछा, आप एक ही कलर की साड़ी क्यों पहनकर आती हो? जवाब में सुधा मूर्ति जी ने कहा, जब तक मैं इंजीनियरिंग नहीं कर लेती तब तक एक ही साड़ी और चटाई पर सोकर अपना इंजीनियरिंग खत्म करूंगी। इसके बाद 1974 में टेल्को कैंपस में इंटरव्यू होता है, पर स्मॉल अक्षरों में लिखा था, गर्ल्स कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ये सुनकर सुधा मूर्ति जी ने डायरेक्ट जेआरडी टाटा जी को लेटर लिखा। इसके बाद टेल्को एडमिनिस्ट्रेशन में ज्वाइन करने वाली सुधा मूर्ति पहली महिला बनी। दूसरी नारायण मूर्ति जी ने 1976 में पुणे में एक छोटी सी कंपनी सॉफ्ट्रॉनिक्स की शुरुआत करते हैं, पर यह कंपनी शुरू होने से पहले ही बंद हो जाती है, ना ही कोई स्टेबल जॉब। पर इसी समय नारायण मूर्ति जी का मुलाकात सुधा मूर्ति जी से होती है बस में। कहा जाता है अपने शादी तक सुधा मूर्ति जी ने नारायण मूर्ति जी को 4000 उधार दे चुकी थी। फाइनली फरवरी 15, 1978 को शादी हो जाती है। शादी का टोटल खर्च सिर्फ 800 रुपए आया था। नारायण मूर्ति जी और सुधा मूर्ति जी ने दोनों ने 400 रुपए कंट्रीब्यूट किया। आप देख सकते हैं नारायण मूर्ति जी के इनविटेशन कार्ड। इन दोनों को देश का बेस्ट कपल क्यों माना जाता है? 1981 में अक्षता मूर्ति जी का जन्म होता है, पर नारायण मूर्ति जी को अगले 3 साल तक कोई काम नहीं। इस कारण अक्षता मूर्ति जी को अगले 5 साल तक
अपने माँ के गांव में रखना पड़ा। यहाँ से नारायण मूर्ति जी का इन्फोसिस की कहानी शुरुआत होती है, पर इससे पहले नारायण मूर्ति जी के 2 इंसिडेंट इनकी लाइफ ही बदल दिया। पहला इंसिडेंट फ्रांस में 72 घंटे तक अरेस्ट होना और बॉम्बे जिमखाना में विप्रो चेयरमैन अजीम प्रेम जी इंटेंशनली ना मिलना, ये 2 इंसिडेंट कारण बनी इन्फोसिस की शुरुआत होने के लिए। सॉफ्ट्रॉनिक के बाद अब इन्फोसिस की शुरुआत करना था। इसके लिए नारायण मूर्ति जी ने सुधा मूर्ति जी से 10,000 रुपए उधार लिया। इसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग। सुधा मूर्ति जी के वो 10,000 आज 6,30,000 करोड़ की कंपनी बनी। नारायण मूर्ति जी और उनके 7 सहयोगी मिलकर 2 जुलाई 1981 पुणे में इन्फोसिस की शुरुआत होती है और 1993 इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है। बाद में 1999 नास्डैक यानी अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने वाली भारत की पहली कंपनी बनी। यही नहीं, अमेरिका के टॉप 20 कंपनियों में इन्फोसिस का नाम आता है। इन्फोसिस आईटी कंपनियों में टीसीएस के बाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है। आज इस कंपनी में 3,14,000 लोग काम करते हैं, उसमें से 38% लोग महिला काम करती है। इन्फोसिस कंपनी के प्रमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कंपनी के पास सिर्फ 13.11% प्रमोटर्स होल्ड करते हैं। आप प्रमोटर होल्डिंग की तरफ देखेंगे तो नारायण मूर्ति जी के पास सिर्फ 0.40% शेयर होल्डिंग है। सुधा मूर्ति जी के पास सिर्फ 0.82% शेयर्स है। बेटा रोहन मूर्ति जी के पास 1.45% और बेटी अक्षता मूर्ति जी के पास 0.93% शेयर्स है। इन सभी फैमिली का शेयर होल्डिंग सिर्फ 3.6% बनता है और टोटल नेट वर्थ कैलकुलेशन करने से 21,000 करोड़ बनते हैं नारायण मूर्ति जी और उनके फैमिली के। पर आज इन्फोसिस के मेजॉरिटी शेयर्स मूर्ति फैमिली के पास नहीं है। मेजॉरिटी शेयर्स गोपाल कृष्ण और उनके फैमिली के पास है, लगभग 4% माना जाता है। पहली बार अक्षता मूर्ति जी मीडिया में 2019 में आती है। अपनी वेल्थ क्वीन एलिजाबेथ को ही पीछे कर दिया। 2019 में अक्षता मूर्ति जी इन्फोसिस में 6,000 करोड़ का शेयर होल्ड करती है। यानी आप इन्फोसिस में शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, अक्षता मूर्ति जी सिर्फ 0.93% शेयर होल्ड रखती है, पर इसका टोटल वेल्थ लगभग 6,000 करोड़ का अनुमान लगा सकते हैं। यही नहीं, अमेजॉन के साथ यूके के 5 अलग अलग कंपनियों में अक्षता मूर्ति जी शेयर्स होल्ड रखती है। अक्षता मूर्ति जी का देश के साथ लगाव, एक इंग्लैंड सिटीजन ऋषि सुनक के साथ शादी करने के बाद भी अक्षता मूर्ति आज भी इंडियन सिटीजन है। इंग्लैंड को यह सुनकर हजम नहीं होता है क्योंकि अक्षता मूर्ति जी इन्फोसिस में 6,000 करोड़ की शेयर्स है, जिसका डिविडेंड टैक्स इंडिया को देती आ रही है। अब 2021 से अक्षता मूर्ति जी इंग्लैंड सरकार को टैक्स देती है। दूसरी बार अक्षता मूर्ति जी मीडिया में आई जब अक्षता मूर्ति जी बाहर खड़े लोगों को चाय लाती दिखाई दे रही है। इस चाय की कीमत 3,800 रुपए का 1 कप चाय बताया जाता है। इससे पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन लोगों को चाय देते हुए दिखाई देते हैं। ऋषि सुनक की ओर जाए, पहले हम देखेंगे यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट कैसे वर्क करती है। हम ये भी देखेंगे कंजर्वेटिव पार्टी की आइडियोलॉजी और लेबर पार्टी की आइडियोलॉजीज। ब्रिटिश और इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सेम ही वर्क करती है, पर कुछ माइनर चेंजेस के साथ। जैसे कि इंग्लैंड का स्टेट हेड मोनार्की क्वीन है, ये क्वीन परमानेंट स्टेट हेड कहा जाता है। और दूसरी यहाँ इंडिया में स्टेट हेड प्रेसिडेंट है, जो अगले 5 साल तक प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। फिलहाल दोनों स्टेट हेड एक रबर स्टैंप की तरह है। मेन पावर्स एंड फंक्शंस प्राइम मिनिस्टर और इनके कैबिनेट मिनिस्टर के पास ही होता है। जहां इंडिया में लोकसभा में 545 सीट्स है और इंग्लैंड में लोअर हाउस को हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है, इसमें 650 सीट्स है। और इंडिया में अपर हाउस राज्यसभा में 245 सीट्स है और यूनाइटेड किंगडम अपर हाउस को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। इस हाउस में टोटल 761 सीट्स है। इन दोनों हाउस में फिलहाल कंजर्वेटिव पार्टी और इनके अलायंस पावर्स में है। अब देखेंगे हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन इंग्लैंड। फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल इसी कंजर्वेटिव पार्टी से आते थे। इस पार्टी का प्राइम मिनिस्टर एक ही गोल रखता था, अफ्रीकन और एशियन जैसे कंट्री के ऊपर रूल करना। क्योंकि चर्चिल का फेमस वर्ड डिकोड करते हुए कहा था, White peoples are stronger and superior in race. They are born to rule on other races people. According to the Winston Churchill, white Protestants are the top in the pyramid structure to rule on the rest of the world. इसके बाद व्हाइट कैथलिक, इसके बाद इंडियंस और लास्ट बॉटम में अफ्रीकन्स थे। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इस समय टॉप में था। जब तक विंस्टन चर्चिल पावर में थे 1940 से लेकर 1945 तक इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिलता है। कुछ हद तक कंजर्वेटिव पार्टी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी था।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए। जब कंजर्वेटिव पार्टी 1945 को हार जाती है, इसके बाद लेबर पार्टी पावर में आती है 1945 को। इसके 2 साल बाद 1947 को हमारे देश को इंडिपेंडेंस मिल जाता है। हमें प्राउड फील करनी चाहिए। ऐसे सोच रखने वाले कंजर्वेटिव पार्टी में आज भी 97% व्हाइट पीपल्स है। इसके बाद भी आज इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है। आप ब्रिटेन के पॉलिटिकल पार्टीज की ओर जाएंगे, यहाँ भी बहुत सारे पार्टीज है इंडियन की तरह, और ये 2 पार्टीज कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी पिछले कई सालों से पावर में आती रही है। ऋषि सुनक इसी कंजर्वेटिव पार्टी से आते हैं। आप इस पार्टी का हिस्ट्री की ओर जाएंगे, ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। नॉन व्हाइट प्राइम मिनिस्टर बनने वाले इंग्लैंड की हिस्ट्री में ही पहले व्यक्ति बन जाएंगे। ऋषि सुनक से पहले पाकिस्तान मुल्क के साजिद जावेद होम सेक्रेटरी और फाइनेंस मिनिस्टर बने। इनको ओवरटेक करते हुए ऋषि सुनक पहले फाइनेंस मिनिस्टर अब प्राइम मिनिस्टर की रेस में है। कंजर्वेटिव पार्टी से ही प्राइम मिनिस्टर चुना जाएगा क्योंकि मेजोरिटी में कंजर्वेटिव पार्टी है। इन दोनों को कार्ड कैरिंग द्वारा ही वोट किया जाएगा। इन दोनों फाइनलिस्ट को 1,80,000 कार्ड कैरिंग वोटर्स है। मेजोरिटी वोटिंग कंजर्वेटिव पार्टी से ही प्राइम मिनिस्टर चुना जाएगा। ये 5 सितंबर को ही मालूम चलेगा कौन जीत रहा है। क्या व्हाइट पीपल्स ऋषि को एक्सेप्ट करेंगे? ये 5 सितंबर को ही मालूम पड़ेगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को।